नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन, समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। सभी 13 जिलों की टीमों ने किया मार्च पास्ट, मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने ली सलामी। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का देहरादून दौरा, दिन भर चलेगा बैठकों का दौर, मुख्यमंत्री धामी भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, बीजेपी निकालेगी प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा। ज्वालापुर विधानसभा कार्यालय पर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक, यात्रा को लेकर किया गया मंथन। चुनाव से पहले आपने किया प्रचार तेज, 11 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल आएंगे उत्तराखंड, काशीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, कर सकते हैं बड़ी घोषणा। बाजपुर के सीएचसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल जारी, मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। चलिए अब खबरें विस्तार से। युवा कल्याण विभाग की ओर से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया। इस दौरान खेल मंत्री अरविंद पांडे भी उपस्थित रहे और सभी 13 जिलों की टीमों के द्वारा मार्च पास्ट किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन के अवसर पर अपने बचपन के पलों को याद किया। उन्होंने बच्चों को एक सीख देते हुए कहा कि जीवन में जो भी काम करना उसे पूरी मेहनत लगन से करना है। हमें जीवन में संकल्प लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे इस बीच कोई भी परिस्थितियां हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर अपने संकल्प तक पहुंचना है। दिन है, खेल महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और ये सारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं। उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारी जो खेल नीति आई है, खेल नीति में हमने वो सारे प्रावधान किए हैं जिसके कारण से एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला बच्चा जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको अब आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने नई खेल नीति में सारी व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही साथ आज मैं चूँकि कोविड महामारी के दौरान जिस हमारे पीआरडी के जवानों ने भी बड़ी विषम परिस्थितियों में काम किया है, उनको होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 6,000 रुपये कोविड प्रोत्साहन भत्ता देने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही साथ ये बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए कोई दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी उनको दी जाएगी, मैं उसकी भी घोषणा करता हूँ। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। अब बीजेपी पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में 12 से 16 दिसंबर तक विजय संकल्प यात्रा निकलेगी। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई है। ज्वालापुर विधानसभा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बैठक की और यात्रा को लेकर मंथन किया। इस संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्टी बीते 4.5 साल की उपलब्धियां जनता को बताएगी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रदेश पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव प्रचार तथा अन्य इंतजामों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अब चुनाव प्रबंधन समिति की उप समितियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठकों में शामिल होंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सारी पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुटी है और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को काशीपुर के दौरे पर आ रही हैं। यहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में वे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली के अनुसार केजरीवाल का उत्तराखंड में ये 5वां दौरा होगा। इस दौरे में वे काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वो प्रदेश की जनता के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी एक विशाल जनसभा होगी। केजरीवाल के इस दौरे के लिए आप तैयारियों में जुट गई है। केजरीवाल जी एक बार फिर से जनता के मुद्दों में और मुद्दे समाहित करने के लिए 11 तारीख को काशीपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक बड़ी घोषणा करेंगे और ये उनका उत्तराखंड का 5वां आधिकारिक दौरा है, जिसमें वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून में सचिवालय संघ के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि सोमवार को सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन समारोह किया था। इस दौरान सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने अपनी 5 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसमें कुछ मांगों को मान लिया गया। बाकी मांगों पर मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही थी, लेकिन संघ की मांगों के बारे में मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। तो वहीं कुछ कर्मचारियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, जिस पर संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने अपना रोष व्यक्त किया और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग सरकार से की। आप देख रहे हैं सचिवालय के लोगों को सचिवालय से बाहर कर दिया गया है और कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक जो आवाज है, एक सिस्टम है, संवैधानिक एक अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि ये कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम एक अभिनंदन समारोह में निपट जाता। वहां पर अभिनंदन समारोह में हमारी डिमांड अगर यही सो जाती है तो सीएम साहब की बल्ले बल्ले होती, और चूंकि ब्यूरोक्रेसी ने ये तांडव नचा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना हो। कर्णप्रयाग पुलिस चेताधिकारी विमल प्रसाद ने थाना थराली पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनावों में शांति व्यवस्था बनाने और सुझावों को लेकर पुलिसकर्मियों और व्यापार संघ के व्यापारियों समेत वाहन चालकों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में पुलिस और आमजन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही व्यापारियों और वाहन चालकों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर भी चर्चा की गई। हाँ, आज जो मीटिंग मेरे द्वारा ली गई यहाँ पे, ये थराली क्षेत्र के सीएलजी के मेंबर और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं तथा हमारे जो स्टाफ के यहाँ पे कर्मचारीगण हैं, उनकी यहाँ पे मीटिंग दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें किस तरह से हम लोगों की भागीदारी रहेगी, किस तरह से हम लोग पुलिस का सहयोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से पुलिस का सहयोग इस चुनाव के दौरान कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की गई। तथा मेरे द्वारा अपने थाना स्टाफ को आगामी चुनाव के दृष्टिगत उनको दिशा निर्देशित किया गया कि वो आगामी चुनाव के दृष्टिगत अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं और अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में योगदान दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का पुतला फूंका। उन्होंने चेतावनी दी है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी गलत बयानबाजी पर लगाम नहीं लगाते तो कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए जो किए जा रहे वादों पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल वे सुविधाएं दिल्ली की जनता को नहीं दे सके जिन्हें देने की घोषणा उत्तराखंड के लोगों के लिए की जा रही है। आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को 1000 रुपये देंगे। आप बताइए, दूसरी बार आप दिल्ली के सीएम बने, आपने दिल्ली में दिया? ये जो उत्तराखंड की भोली वाली जनता को
ये भड़का करके भाजपा की बी टीम के रूप में जो काम हो रहा है, आप जो घोषणा कर रहे हैं पहले उनको दिल्ली में करिए जहाँ पर आप स्वयं सीएम हैं। और अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति, गांधीवादी, देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति, जिसने कहा था लोकायुक्त की स्थापना हो, जब इन लोगों ने उनको ठग लिया तो आप समझ लीजिए जनता को ठगने में कितनी देर लगेगी। ये जो हमारे नेता हैं यशपाल आर्य जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के दिनेश मोहनिया जी, उनके द्वारा जो है उनको अपशब्द कहे गए, जिसकी जो है कांग्रेस पार्टी घोर भर्त्सना करती है। और ये जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में भी भाजपा के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। और जो दलित विरोधी है वो काम, जैसे भाजपा दलित विरोधी है वैसे आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में जो है दलित विरोधी कार्य कर रही है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और इसी कारण जो है हमारे द्वारा ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। जसपुर में एनएचएम कर्मचारी के बहिष्कार करने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने लगा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित होने लगा है। हड़ताल कर्मियों का कहना है कि करीब 400 एनएचएम कर्मी बीते 10 से 15 वर्षों से अपनी सेवाएं संविदा पर दे रहे हैं, लेकिन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को कई दफा अवगत कराया गया, पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग 4000 कर्मी पूरे प्रदेश में काम करते हैं। इसमें 2 तरीके से कार्मिकों को रखा गया, एक तो राष्ट्रीय जिला चिकित्सा समिति द्वारा, कुछ आउटसोर्स द्वारा। तो समय समय पर अनेक बार सरकार से वार्ता हुई है, जिसमें हर बार आश्वासन मिला है कि इन लोगों को ग्रेड पे और जो आउटसोर्स वाले कर्मी हैं उनको समायोजित किया जाएगा। ये 2 सूत्री मांग है और इसी के संबंध में 2 दिन का कार्य बहिष्कार समय दिया गया। अगर 2 दिन नहीं होता उसके बाद आगे की रणनीति डिसाइड की होगी। उत्तराखंड राज्य को 21 वर्ष बीतने के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी राज किया, पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने में असफल रहे। बात करें अगर अल्मोड़ा की, तो जनपद में चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों पर पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। जनपद में 286 चिकित्सकों के पद हैं, जबकि 145 ही कार्यरत हैं और 140 पद खाली हैं। एएनएम के 86 और सिस्टर्स के 163 पद खाली हैं। जनपद में अमूमन जो है विशेषज्ञ डॉक्टर, अन्य डॉक्टर, एएनएम, सिस्टर, चतुर्थ श्रेणी, फार्मासिस्ट, इनकी जो है कमी है। जो स्वीकृत पद जैसे एएनएम है तो इनके 257 के अगेंस्ट 167 कार्यरत हैं, 86 डेफिसिट है इनकी। सिस्टरों के जो सर्जित पद हैं 260 है, 97 कार्यरत हैं, 163 रिक्त हैं। डॉक्टर्स के जो 286 स्वीकृत पद हैं, 145 कार्यरत हैं, 140 रिक्त हैं। फार्मासिस्ट संवर्ग में 179 पद स्वीकृत हैं और 146 कार्यरत हैं। इसमें 33 पद अभी रिक्त हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय ढबरा सौराल में बरसात से पेयजल की लाइन बाधित है। ऐसे में स्कूली बच्चों को पेयजल किल्लत होने से आधा किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। मिड डे मील के लिए भी दूर से पानी लाना होता है, जिसके चलते छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। बस बरसात के बाद यहाँ पर पानी नहीं आया और पेयजल लाइन यहाँ तब से बाधित है और शायद अगल बगल प्रदेश में गाँव में भी यहाँ पर पानी कम आ रहा है, और जिसके कारण हमें जब तक हमारा विद्यालय खुला है और एमडीएम बनाने का आदेश हुए हैं, हमें यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, उपलब्ध नहीं हो पाया नल पर, जिसके कारण हमें एमडीएम बनाने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं और भोजन माताओं द्वारा जो है आधा किलोमीटर दूरी से जो है पानी सर्व लाना पड़ रहा है, और जिससे बासपुर के सीएससी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। साथ ही 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल कर दी। उन्होंने
मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एनएचएम कर्मचारी प्रकाश बचकेती ने बताया कि 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान एनएचएम कर्मचारी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कार्य करेंगे। 9 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 दिसंबर से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। तो वहीं कार्य बहिष्कार पर जाने से सरकारी कार्यों में खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान उधम सिंह नगर की सीएमओ डॉक्टर सुनीता चुफाल रतूड़ी ने बताया कि हड़ताल से सैंपलिंग, वैक्सीनेशन सहित अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों से कार्य पर वापस लौटने की अपील की और कार्य पर नहीं आने पर नो वर्क नो पे की बात भी कही। उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम आज प्रथम चरण हमारा 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर है। पहली मांग हमारी हरियाणा तर्ज पर ग्रेड पे लागू किया जाए और दूसरा जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको एनएचएम में समायोजित किया जाए और आउटसोर्स से होने वाली प्रक्रिया को बंद किया जाए और डायरेक्ट एनएचएम में किया जाए उनको समायोजित। जो है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, ओमिक्रॉन हमारे देश में दस्तक दे चुका है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मी जो हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेके आज हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारे मिशन डायरेक्टर ने भी उनको निर्देशित किया गया है कि अगर वो हड़ताल पे रहेंगे तो नो वर्क नो पे होगा उनका। और दूसरा, मैं खुद भी उनको निर्देशित करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि कोविड महामारी में अगर वो लोग वर्क नहीं करेंगे तो हमारा सैम्पलिंग की प्रक्रिया आरटीपीसीआर सैम्पलिंग जो हम लोगों ने बॉर्डर पे, रेलवे स्टेशंस पे, बस अड्डों पे, स्कूल्स पे, यूनिवर्सिटीज़ में और इवन ऑफिसेज में भी हमने शुरू कर दिया और फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो वो हमारी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।